हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज जो टॉपिक हम लाए वो इम्यूनोलॉजी की जो सीरीज़ चल रही है उसी के टॉपिक्स का कंटिन्यूशन लाए हैं। इन्नेट इम्यूनिटी लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि जिसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, न ही कोई मेमोरी जनरेट होती है इस प्रकार की इम्यूनिटी में। केवल कैसे हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल फीचर्स है या हमारी बॉडी के एनाटमी, फिजियोलॉजी, सॉल्युबल फैक्टर्स मिल के अपने लेवल पे पैथोजन को एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसी के उसमें जो सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी होती है जिसे हम अडाप्ट करते हैं वो कहलाती है एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए मेमोरी जनरेट होती है, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये एक तरह से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में एक्वायर करता है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्वायर्ड या फिर अडाप्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये अडाप्ट की जाती है हमारे सिस्टम द्वारा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इन्नेट इम्यूनिटी इन दैट रिस्पेक्ट कि इट इज़ ड्यू टू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स। इसमें हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट यानी कि हमारे टी सेल, बी सेल और एनके सेल, आगे जब हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि टी सेल, बी सेल और एनके सेल्स ये कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स और एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, इसी वजह से इस इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, या तो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। मतलब हम अगर ब्रॉडली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव बोथ आर डिवाइडेड इनटू या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। मतलब कि पैसिव इज डिवाइडेड इनटू नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनिटी, एंड एक्टिव इज डिवाइडेड इनटू नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनाइजेशन, यदि हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव जैसे कि शब्द से ही समझ में आता है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब है ये एक लेस इफेक्टिव या ऐसा इम्यूनाइजेशन होता है जिसके अंदर की इम्यून सिस्टम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी सप्लाई की जा रही है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जागृत नहीं हो रहा, इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी नहीं बना रहा, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो कहीं से डाली जा रही है या बॉडी को क्या की जा रही है, सप्लाई करी जा रही है। इस प्रकार की इम्यूनिटी जो कहलाएगी वो पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में कोई एंटीजेनिक स्टिमुलस नहीं होता, बॉडी का इम्यून सिस्टम नहीं जागता, ठीक है। बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, लिम्फोसाइट्स काम नहीं करते। केवल क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एंटीजन और इम्यूनोजिन का अंतर क्या होता है। एंटीजन वो फॉरेन पार्टिकल होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन इम्यूनोजिन वो एंटीजन है जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनवाने की क्षमता रखता है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से ये डिफरेंस है, पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी तो आती है लेकिन वो बनी बनाई एंटीबॉडी होती है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में बॉडी जागृत नहीं होती एंटीबॉडी बनाने के लिए, हैंस जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट नहीं होता, इसमें कोई नेगेटिव फेस नहीं होता है ना। बस इमीडिएटली जैसे ही एंटीबॉडी आती है वो काम जरूर चालू कर देती है, एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट करेगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगी, एंटीजन एलिमिनेशन कर देगी, मगर इसमें भी मेमोरी सेल फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये वो एक्टिव मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो पार्ट है जिसके अंदर अगेन मेमोरी जनरेट नहीं होती है, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी जनरेशन का एस्पेक्ट केवल कहाँ होता है, एक्टिव जो ये अपना पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर होगा। पैसिव इम्यूनाइजेशन में अगेन मेमोरी जनरेशन नहीं हो रही,
केवल बाहर से या कहीं से भी एंटीबॉडी सप्लाई हो रही है, वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ में इंटरैक्ट कर रही है और उस इंटरैक्शन से एंटीजन का एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी की एक और खूबसूरत बात होती है कि जो आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी की प्रॉपर्टी में, कि स्पेसिफिसिटी बहुत होती है इम्यून सिस्टम में। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर किसी को जॉन्डिस हुआ और उसको जॉन्डिस के खिलाफ उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई और उसी समय उसको कुछ दिन बाद कफ एंड कोल्ड हुआ, तो जॉन्डिस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो कफ एंड कोल्ड के अगेंस्ट एंटीजन के अगेंस्ट फाइट नहीं करेगी। हमारा इम्यून सिस्टम हाईली स्पेसिफिक है, जिस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन से फाइट करेगी और उसी को एलिमिनेट करेगी। ठीक है, देन अगर हम टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, वन इज नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी एंड द अदर वन इज एक्टिवली पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जो नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी होती है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कि जैसे मदर टू चाइल्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, मदर की प्लासेंटा को भी एक एंटीबॉडी, एक इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस कर सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, ठीक है, इसमें भी स्पेसिफिकली शायद IgG3 सब टाइप जो होता है उसमें क्षमता होती है। ये 1, 2, 3 जब मैं इम्यूनोग्लोबिन बताऊंगी तब बताऊंगी आपको कि IgG का 3 सब टाइप ऐसे होते हैं, 4 में से जो G1, G2, G3 और G4 4 इसके सब टाइप होते हैं, उसमें 3 ऐसे होते हैं जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, A, D, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबिन प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकता। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लासेंटा क्रॉस करने की क्षमता रखता है, तो ये ध्यान रखिएगा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन प्लासेंटा क्रॉस करने की क्षमता रखता है। और मदर्स मिल्क का इम्यूनोग्लोबुलिन कौन होता है, तो IgA होता है, वो सिक्रीटरी इन नेचर होता है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मदर टू चाइल्ड एंटीबॉडी डायरेक्ट सप्लाई हो रही है, चाहे वो प्लासेंटा क्रॉस करके जा रही है तो भी बच्चे को मिल रही है, और अगर मदर के मिल्क से जाएगी तो भी बच्चे को एंटीबॉडी एज इट इज मिलेगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन का, क्योंकि मैं शुरू से बोल रही हूँ पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, बनी बनाई एंटीबॉडी मदर टू चाइल्ड जाएगी, मतलब किसी में भी अगर आप बनी बनाई एंटीबॉडी ट्रांसफर करते हो तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, और वो उसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन का है, जैसे मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ़र होती है, या तो वाया प्लासेंटा ट्रांसफ़र हो या फिर कोलेस्ट्रॉम से। कोलेस्ट्रॉम इज़ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क, जो बच्चे के लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहलाता है, उसमें IgA एंटीबॉडी होती है। सो बोथ ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरली पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि टेटनस है, डिप्थीरिया है, गैंग्रीन, स्नेक बाइट, ये सब डिजीजेज जो होते हैं। टिटनेस का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि टिटनेस की जो एंटीबॉडीज़ है वो हॉर्स सीरम के अंदर रेस की जा सकती है। यदि हम टिटनेस का जो एंटीजन है वो हॉर्स के सीरा के अंदर इंड्यूस करें तो उसका जो सीरा है वो एंटीबॉडी बना देगा उसके खिलाफ। वो एंटीबॉडीज हम प्यूरिफाई करके ह्यूमन बीइंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी हमने कहीं एंटीबॉडी बनाई, उसको आइसोलेट किया और फिर ह्यूमन के अंदर उसको फाइट करने के लिए यूज़ करा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वी आर नॉट डायरेक्टली एनहेंसिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। हम क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर एंटीबॉडी बनवा रहे हैं और उस एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करके हम कहाँ दे रहे हैं, उस एंटीबॉडी को प्यूरिफाई करके हम ह्यूमन बीइंग में दे रहे हैं। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनाइजेशन, यानी मतलब ये आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल है। पैसिव इम्यूनिटी के दो प्रकार, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर हो रही थी या तो प्लासेंटा से या फिर मिल्क से, और आर्टिफिशियल जिस केस में हम किसी में एंटीजन, जिस केस में हम किसी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटीजन डालकर उसके इम्यून सिस्टम को
प्रमोट करते हैं कि वो उसके मतलब खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए, और अगेन वो एंटीबॉडी आइसोलेट करके हम ह्यूमन बीइंग में डालते हैं और यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल दिया है टिटनेस टॉक्साइड का, जिसका कि हम यूज़ करते हैं कैसे, हम इस टिटनेस टॉक्साइड के जो एंटीजन होता है उसको हॉर्स के अंदर डालते हैं और उसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाते हैं और उस एंटीबॉडी को आइसोलेट करके ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का हुआ इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन जहाँ की प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ यूज़ की जाती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड आर्टिफिशियली पैसिव इम्यूनाइजेशन। सेकेंड कैटेगरी आती है एक्टिव इम्यूनिटी की। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, कि जहाँ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जागृत होगा, जहाँ हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के पैथोजन के अगेंस्ट और उसके खिलाफ एंटीबॉडी का या प्रोडक्शन करेगी, या अगर एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तो कुछ एक्टिव टी सेल्स या टी सेल के लेवल पर इम्यूनिटी जनरेट करेगी, या वो टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करके मिलके इम्यूनिटी जनरेट करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, केवल टी सेल के लेवल पे जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, यानी कि TH सेल एक्टिवेट हुए और उन्होंने TC सेल को एक्टिवेट किया, तो जो इम्यूनिटी जनरेट होगी वो कहलाएगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, वो कहलाएगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो इम्यूनिटी टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए और फिर उन्होंने बी सेल को एक्टिवेट किया और बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई, इस प्रकार से टी और बी सेल के मिलने से जो इम्यूनिटी जनरेट होती है, बी सेल द्वारा जनरेट होने वाली मुख्यतः इम्यूनिटी कहलाती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इम्यूनिटी कभी भी बी सेल बिना टी सेल के काम नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा कि बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए टी हेल्पर सेल के एक्टिवेशन की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। जब तक टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ना तो बी सेल एक्टिवेट होगा, ना वो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, और ना ही TC सेल एक्टिवेट हो सकता है। यानी इम्यूनिटी अगर किसी भी लेवल पे प्रोग्रेस करेगी, एक्टिव इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी में किसी भी लेवल पे प्रोग्रेस करेगी, तो उसके प्रोग्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन हो। ठीक है, तो ऐसी इम्यूनिटी जहाँ पर कि हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स जागृत होते हैं, जहाँ पर कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उठ करके या तो एंटीबॉडी बनाता है या टी सेल के माध्यम से एंटीजन का एलिमिनेशन करता है, अर्थात मेमोरी जनरेट होती है, इस प्रकार की इम्यूनिटी कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी रहती है वो एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दोनों इम्यूनिटी आपको समझनी जरूरी है। जहाँ टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होकर बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल डिफ्रेंशिएट करेगा प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, और बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएगा और ये एंटीबॉडी एंटीजन का एलिमिनेशन करेगी, वो कहलाएगी ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यानी बी सेल से होने वाली इम्यूनिटी ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहलाएगी, लेकिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी कभी भी टी हेल्पर सेल की मदद के बिना जनरेट नहीं हो सकती। और जहाँ पर टी सेल एक्टिवेट होगा, टी हेल्पर सेल, और वो TC सेल को, TC साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट कर देगा, और फिर टी सेल खाली अकेले अपने लेवल के ऊपर एंटीजन का एलिमिनेशन कराएगा। उस प्रकार की जो इम्यूनिटी होती है वो कहलाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल को अपना काम करने के लिए बी सेल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन बी सेल को अपना काम करने के लिए टी सेल की आवश्यकता होती है। ये दो टाइप की जो इम्यूनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरी इम्यूनोलॉजी टिकी हुई है। आगे आगे हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के पैथोजन के अगेंस्ट कौन सी इम्यूनिटी काम करती है। बैक्टीरियल एंट्री हुई तो कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, और वायरल एंट्री हुई तो कौन सी इम्यूनिटी काम करेगी, ये हम आगे देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी कौन सी दो तरह से क्लासिफाइड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए किसी इंसान को कोई एक डिजीज हुआ, मान लीजिए कफ कोल्ड हुआ, उसकी बॉडी में किसी एंटीजन की एंट्री हुई, तो आपकी बॉडी तुरंत उसके खिलाफ
इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करेगी। यदि आपका इनेट इम्यून सिस्टम फेल हो गया, यदि आपका पैथोजन जो आपकी बॉडी में एंटर करा है उसने आपके इनेट इम्यून सिस्टम को भेद दिया, तो आपका जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो जागेगा। यानी कि कौन जागेंगे? आपके लिम्फोसाइट्स जागेंगे। जरूरत पड़ी तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी को स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन अटैक किया और उस पैथोजन के अटैक करने के रिस्पांस में आपकी इम्यून सिस्टम ने रिस्पांस दिया, या तो टी सेल के माध्यम पे उस एंटीजन को एलिमिनेट करने की कोशिश करी या फिर बी सेल ने उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, दोनों ही केस में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जाग गया। ये कहलाएगी नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस था। आपकी बॉडी में एंटीजन एंटर करा, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस माउंट किया, या तो एट द लेवल ऑफ टी सेल्स या फिर एट द लेवल ऑफ बी सेल्स। ठीक है, टी सेल एक्टिवेट हुए और उन्होंने बी सेल को एक्टिवेट किया। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा के अंदर देखा जाता है कि उसका जो पैथोजन है वो एंटर करेगा और उसके अटैक करते ही, पैथोजन के अटैक करते ही उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो जाता है। एंड जिस भी तरह से इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो, या तो एट द लेवल ऑफ टी सेल उस पैथोजन का ही एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लेवल पे ही वो पैथोजन एलिमिनेट हो जाएगा, या फिर वो जो टी हेल्पर सेल है वो बी सेल को जगाएंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी चलेगी और उसके लेवल पे एंटीबॉडी बनेगी और एंटीजन का एलिमिनेशन हो जाएगा। बट दिस इज अ मोड ऑफ नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये एक नेचुरल एक्ट हुआ, इसलिए ये कहलाएगा नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की। ये क्या है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी? सीधी भाषा में समझाऊं तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि किसी भी एंटीजन का डाइल्यूट फॉर्म आपकी बॉडी में, एंटीजन नहीं, सही भाषा में उसे बोलूँ तो किसी इम्यूनोजन का डाइल्यूट फॉर्म आपकी बॉडी में डाला गया, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जागृत किया गया कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ और बना करके स्टोर करके रख लो, ताकि जब एक्चुअली ये एंटीजन अटैक करे तो फिर आप इसके खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार रहो। ये कहलाता है आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। यानी आपने आर्टिफिशियली किसी एंटीजन को बॉडी के अंदर इंड्यूस किया और आपने अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगाया कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के प्रिपेयर करके रखिए। तो ये केस कहलाएगा आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, अब इसके अंदर लाइव वैक्सीन्स भी हो सकते हैं, यानी एट्रेनेटेड वैक्सीन्स भी हो सकते हैं। एट्रेनेटेड वैक्सीन्स का मतलब है कि ऐसे वैक्सीन्स जिनके अंदर माइक्रोब की पैथोजेनिसिटी हटा दी जाती है और केवल नॉन पैथोजेनिक पार्ट जो है माइक्रोब का वो इंसर्ट किया जाता है इम्यून सिस्टम को जागृत करने के लिए। किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, जिसमें कि जैसे साल्क वैक्सीन है जो पोलियो के केस में यूज़ होती है, वो साल्क वैक्सीन यूज़ होती है। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दिया जाता है और फिर उसके जो एंटीजेनिक पार्ट होता है उसको डाइल्यूट करके वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। देन थर्ड कैटेगरी, एक्चुअली जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है इसको हम तीन तरह से पढ़ते हैं, नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी, और तीसरा केस हम कभी कभी एंटीबॉडी प्रोडक्शन और एक्वायर्ड इम्यून मेमोरी के रूप में पढ़ते हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे समझिए ये क्या होता है। देखिए इसमें क्या है कि जैसे आपने पढ़ा कि एक्टिव इम्यूनिटी एक तो वो ही कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करा, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ क्या बनाया, एंटीबॉडी बनाई है, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स माउंट किया और उस पर्टिकुलर एंटीजन को फाइट करके बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ये पहली कैटेगरी हो गई नेचुरल एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स की। दूसरी कैटेगरी हो गई आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि वैक्सीनाइजेशन, जिसमें कि डाइल्यूट फॉर्म एंटीजन का एंटर करा गया है ना, और बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट किया और एंटीबॉडी बना के स्टोर करके रख ली। अब तीसरी कैटेगरी एक्वायर्ड इम्यून मेमोरी की होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, कभी ऐसा होता है कि कोई बीमारी अगर आपको लाइफ में एक बार हो गई तो कहा जाता है कि वो दूसरी बार नहीं होगी। जैसे कि चिकन पॉक्स के लिए बहुत कॉमनली कहा जाता है कि मीजल्स अगर एक बार हो गए तो वो दूसरी बार नहीं होंगे, क्योंकि बॉडी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई है उसको उसने स्टोर करके रख लिया है।
ठीक है। और अब दूसरी बार अगर कभी भी वो वायरस अटैक करेगा या वो पैथोजन अटैक करेगा तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है। आपको कोई वैक्सीनेशन नहीं मिला था, लेकिन आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसके लिए वैक्सीन हो गई, क्योंकि उसको वो बीमारी हो चुकी है और उसने एंटीबॉडी बना के स्टोर करके रख ली है, जिससे कि अब कभी भी वो पैथोजन आएगा तो उससे आपकी बॉडी फाइट करने के लिए तैयार है। ठीक है। पर बॉडी हर डिजीज़ के खिलाफ मेमोरी नहीं स्टोर करती। देयर आर सम डिजीजेस जिनके खिलाफ मेमोरी स्टोर नहीं हो सकती, बॉडी की मेमोरी उनके लिए शॉर्ट है। जैसे कि कफ एंड कोल्ड में ऐसा नहीं होता, एक बार हो गया, दूसरी बार भी होगा, तीसरी बार भी होगा। कुछ बीमारियों के लिए बॉडी मेमोरी स्टोर करती है, तो उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो बना के स्टोर करके रख ली जाती है। जैसे हेपेटाइटिस बी, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी होता है तो 20 साल बाद भी उसके सीरा में एंटीबॉडी के ट्रेसेस मिलेंगे। अगर उस इंसान ने हेपेटाइटिस बी को क्योर कर लिया है, मतलब वो फाइट कर गया है हेपेटाइटिस बी से और सर्वाइव कर लिया है, तो 20 साल बाद भी उसकी जो ब्लड है, उसका जो सीरा है, उसमें एंटीबॉडीज मिलेंगी हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। अब हेपेटाइटिस बी फिर से 90% चांस है उसे कि नहीं होगा, लेकिन हर डिजीज में ये थ्योरी फिट नहीं होती। देयर आर सम डिजीजेस, जैसे कोरोना के लिए कहा जा रहा है कि उसकी जो मेमोरी है ह्यूमन बॉडी में वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इसीलिए बूस्टर भी दिया जा रहा है वैक्सीन के बाद। जो सेकेंड 1 महीने बाद जो सेकेंड डोज लग रही है, दैट इज कॉल्ड एज बूस्टर। वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन उस वायरस के अगेंस्ट हो रहा है वो कंटिन्यूड रहे। तो ये जो कैटेगरी जहाँ की कोई ह्यूमन बीइंग किसी पैथोजन से एक्सपोजर के ऊपर अपना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है और उस जनरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स उसकी बॉडी में स्टोर्ड रहता है ताकि सेकेंड टाइम वो डिजीज उसको ना हो सके, वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यून मेमोरी। ये भी एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी ही है। ठीक है, ये 2 कैटेगरी हुई। अब जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी के समय भी समझाई थी कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में जो है वो तभी जनरेट होगा जब आपकी बॉडी उस पैथोजन को फौरन मानेगी जिसके अगेंस्ट वो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर रही। जब तक आपकी बॉडी में कोई पैथोजन फौरन नहीं माना जाएगा उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इंडिविजुअल स्टैब्लिश्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी पैथोजन दैट इज नॉट यूनिवर्सल। ये बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रही थी, यदि मान लीजिए आज आपको जॉन्डिस हुआ, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, कल आपको कफ एंड कोल्ड हुआ, तो जॉन्डिस के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी कफ एंड कोल्ड के पैथोजन से फाइट नहीं करेगी। इम्यून सिस्टम इज हाईली स्पेसिफिक। अगर एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है तो इट विल फाइट ओनली अगेंस्ट एंटीजन ए। एंटीजन बी आया तो देयर विल बी अ सेपरेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्पेसिफिक होता है ना, और हर डिजीज के अगेंस्ट वो मेमोरी एग्जिबिट नहीं करता। लेकिन इम्यून सिस्टम इतना डाइवर्सिफाइड है हमारा कि वो हर एंटीजन के खिलाफ अलग इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो गया वही आने वाले 3-4 एंटीजन के खिलाफ चलेगा, नहीं। इम्यून सिस्टम इज हाईली स्पेसिफिक, इट इज हाईली डाइवर्सिफाइड एंड इट कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, खुद का कंपोनेंट कौन सा है और बाहरी कंपोनेंट कौन सा है, जिस दिन हमारा इम्यून सिस्टम ये नहीं समझ पाया, ये नहीं पहचान पाया, उस दिन हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इम्यून सिस्टम की। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी कंपोनेंट के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स तब माउंट होगा जब वो कंपोनेंट बॉडी के अंदर फॉरेन माना जाएगा और हर कंपोनेंट के खिलाफ, हर एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ अलग अलग एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा और हर पैथोजन के अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम अलग तरह से रिस्पॉन्स करेगा और आपका इम्यून सिस्टम इतना डाइवर्सिफाइड है कि वो हर तरह के पैथोजन के खिलाफ अपना इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर सकता है। देन इसमें 2-3 टर्मिनोलॉजी और आती है। एक आता है कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्टिव एंड पैसिव मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन एम्प्लॉयड साइमल्टेनियसली इज नोन एज
कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। मतलब बनी बनाई एंटीबॉडी भी किसी पेशेंट में एडमिनिस्टर करनी पड़ती है और डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एंटीजन भी उसी में एडमिनिस्टर करना पड़ता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम प्रवोक किया जाए एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन, पैसिव और एक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ किसी में यूज़ किया जाता है तो इट इज़ नोन एज कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। Then adaptive immunity. Adaptive immunity is a type of passive immunity produced by injected immunologically competent lymphocyte and not by injecting antibody. जैसा कि मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि पैसिव इम्यूनिटी में या हम बनी बनाई एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है, यही बोला मैंने कि पैसिव इम्यूनाइजेशन जब होता है तो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी डाली जाती है। वहाँ प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी न डालकर लिम्फोसाइट भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट ट्रांसफ़र कर दिए जाए तो इस तरह की इम्यूनिटी एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि केवल लिम्फोसाइट, यदि टी सेल भी डाल दिए जाए तो कुछ प्रॉब्लम तो केवल टी सेल भी क्योर कर सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वो करके, जनरेट करके। हालांकि लिम्फोसाइट का ट्रांसफ़र कोई इतना इजी काम नहीं है, सेल्स मैच करने चाहिए। आगे जाके हम एमएससी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब एक से दूसरे में किया जाता है तो एमएचसी मैच करना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट, बस अभी के लिए तो आप इतना समझिए कि एक ऐसी पैसिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी न डालकर अगर कॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट को ट्रांसफ़र किया जाए तो ऐसी इम्यूनिटी एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। या तो एंटीबॉडी डालें तो उसको पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और एंटीबॉडी न डालकर अगर सिर्फ टी सेल या बी सेल डाल दें तो वो कहलाएगी एडॉप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। देन इसकी रिसेंट स्टडी 2020 में प्रोटेक्शन, री इन्फेक्शन, कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी स्टडी हुई है। इसमें IgM सीरो कन्वर्शन जो है वो स्टडी करा गया है। कोविड-19 के पेशेंट्स में ही ये भी देखा गया था कि जो इसका जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है कोविड-19 में वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि रीऑकरेंस भी हो रहा है कोविड-19, जो क्लियर कर चुके पेशेंट उनमें फिर से हो रहा है कोविड-19। द रीज़न इज़ कि जो उसकी एंटीबॉडी बन रही है, ये जो टी सेल का एक्टिवेशन हो रहा है, इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये सब लेटेस्ट रिसर्च एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जितनी भी चल रही है वो सब कोविड-19 के लेवल पे चली है। दैन इसका कंक्लूजन ये कि टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट डेवलप्स व्हेन अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम, जब किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंस को इस तरह से रिस्पॉन्स करे कि उस पर्सन का खुद का इम्यून सिस्टम जागृत हो, उसके जो लिम्फोसाइट्स है, उसके जो इम्यून सिस्टम के सेल्स है वो एक्टिवेट हो और उसका इम्यून सिस्टम अपने लेवल पर रिस्पॉन्स जनरेट करे, तो सच एन इम्यूनिटी इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इट कैन बी ऑन द लेवल ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहाँ की कोई बनी बनाई एंटीबॉडी उसकी बॉडी में डाली जाए या बने बनाए लिम्फोसाइट्स डाले जाए जिसके अगेंस्ट उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, या फिर ये प्रोसेस उसके खुद के इम्यून सिस्टम को जागृत करके डाइल्यूट एंटीजन डाल के भी हो सकती है जिससे कि उसका खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो और या तो टी सेल के लेवल पे या बी सेल के लेवल पे एंटीजन का एलिमिनेशन करे। तो ये था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टॉपिक। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स हो, आपका फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।